नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर कल रहने वाले हैं। 14 अप्रैल को देहरादून आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम के दौरे को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है और देहरादून को छावनी बना दिया गया है। आईजी बोले हैं कि चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है ये प्रधानमंत्री का। 2027 के विधानसभा चुनावों का भी शंखनाद करेंगे। देहरादून की सड़कों पर पीएम मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। और बड़ी जानकारी बता दें आपको, पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। रोड शो के समापन के बाद विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उत्तराखंड को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा और इसको लेकर लगातार तैयारियां देखी जा रही हैं। 14 अप्रैल को देहरादून आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। और इसी बीच आईजी की ओर से बयान, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 के विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देहरादून की सड़कों पर पीएम मोदी रोड शो करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको कि धामी सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हुए। इस मौके पर बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लगातार देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखा जाएगा कि पीएम मोदी की ओर से किस तरह से लोगों को मैसेज दिया जाता है, क्या कुछ संदेश दिया जाता है और विपक्ष पर किस तरह से निशाना साधा जाता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस वक्त देहरादून में तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर देहरादून में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रोड शो के समापन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही तमाम जो कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होंगे। 14 अप्रैल को देहरादून जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम के दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो बेहद तेज नजर आ रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईजी बोले, चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री का। 2027 के विधानसभा चुनावों का भी शंखनाद किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, दौरा बेहद अहम, किस तरह की तैयारियां, क्या तस्वीरें आपको समझ आ रही हैं? अरुण, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? अरुण से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर इस वक्त पूरे उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। और बता दें आपको कि आईजी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है। एक बड़ा कार्यक्रम जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे की सौगात देते हुए नजर आएंगे। 14 अप्रैल को देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। और इस दौरान सभी की नजरें कि आखिर क्या कुछ कहने वाले हैं पीएम, किस तरह का संदेश देने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, पीएम मोदी का दौरा और दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से पीएम का दौरा बेहद है। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून में तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि रोड शो होना है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग जनसभा में शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्या ताजा तस्वीरें?
जी नेहा, बिल्कुल देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जी। और इससे जनता को समर्पित एक्सप्रेस वे को करेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी इसी एक्सप्रेस वे पर है, जो कि देहरादून से शुरू हो रहा है और सामने तस्वीर आपको दिखाई। तो ये जो दो टनल है, एक टनल जो पुरानी है और एक टनल नई है, ये दिल्ली जाने का रास्ता है और उधर से जो है दिल्ली से आने का रास्ता है। तो कल इसी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी के साथ ही जो इधर ये रोड है, ये रोड दादकाली मंदिर जाती है और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादकाली मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल के लिए तमाम गतिविधियां इस एक्सप्रेस वे पर रोक दी गई हैं और पूरा चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स की तैनाती है, तो चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है और तमाम तैयारियां इसको लेकर की गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका रोड शो भी होगा, रोड शो को लेकर के भी तमाम तैयारियां की गई है। आज रिहर्सल जो है सुबह से ही लगातार चल रही है, अभी भी कुछ समय बाद जो पुलिस यहाँ से गुजरेगी वो रिहर्सल करेगी और तमाम तैयारियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर की गई है। इसी के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जो इंडिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, उसका भी उद्घाटन करेंगे और 12 किलोमीटर का जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसी के साथ साथ ही देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महेंद्र ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। खासतौर पर देखा जा सकता है, अगर इसे एक्सप्रेस वे का तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ही, इसी के साथ साथ ही अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखा जाए तो 2027 के विधानसभा के लिहाज से भी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और दावी सरकार के 4 साल जो पूरे हुए 2.0 के और भाजपा सरकार के, उसकी उपलब्धियां लगातार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहा है। पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और दावी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे जनता के सामने रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी के साथ साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में भी एक उमंग, उत्साह, जोश बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को एक मूल मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर जाएंगे। इसी के साथ साथ ही जो है जिस तरीके से जो तमाम उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने रखेंगे ही, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर जाते हैं। तो इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि जब कल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो उस वक्त क्या बड़ी घोषणा उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसी के साथ ही अब अगर इस जो एक्सप्रेस वे है, अगर इस एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो इस एक्सप्रेस वे को बनाने में जो है करीब 12,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है। खासतौर पर कई चीजों का विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है। जानवरों के लिए भी विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है, उसमें भी खासकर हाथियों के लिए जो वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर का जो बनाया गया है उसमें वो कॉरिडोर है और उसके नीचे से हाथी और जो वन्य जीव हैं वो जो है इस नीचे से गुजरेंगे और ऊपर से जो गाड़ियां फराटा बढ़ती हुई जाएगी, तो एक खूबसूरती का संगम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी यात्रा में 4 चांद रिश्ते लगते हुए दिखाई भी देंगे। इसी के साथ साथ ही पर्यावरण का भी खास तौर पर इसे बनाने में ध्यान रखा गया है। और अगर मैं पीछे ये तस्वीर आपको दिखाऊं तो जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्सप्रेस वे के उस साइड भी और इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जिस तरीके से घने जंगल है वो इसकी सुंदरता बयां कर रहे हैं और इसकी सुंदरता में 4 चांद इससे जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं उससे और भी 4 चांद इससे लग रहे हैं। तो यानी कि यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी यात्रा तो जो है वो समय उसमें घटेगा। जो फिलहाल दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है वो करीब 3 घंटे घटकर करीब 2.5 से 3 घंटे के बीच में ही जो है वो यात्री अपनी यात्रा कर सकेंगे और दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जा सकेंगे। तो इससे समय की जो बचत भी लोगों की होगी और इसी के साथ साथ ही समय की बचत के साथ साथ जो इस एक्सप्रेस वे पर जब वो चलेंगे तो इसमें एक खूबसूरती जो इस एक्सप्रेस वे की है उससे उनका भी खुशनुमा उनकी यात्रा और भी होने वाली है। और इसकी अधिकतम रफ्तार जो है अभी तक वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। आगे इसमें और भी क्या बदलाव होते हैं तमाम चीजें देखने वाली होंगी। तो इस तरीके से जो है ये पूरा एक्सप्रेस वे तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरीके से इसको देखा गया और इसे तैयार होने में काफी लंबा वक्त भी लगा और आखिरकार वो वक्त आ ही गया है जब प्रधानमंत्री बिल्कुल अरुण, कल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सौगात दी जाएगी और इसी के साथ ही
ये भी अहम बात हो जाती है कि उत्तराखंड के विकास में किस तरह से मील का पत्थर साबित होगा ये एक्सप्रेसवे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बता दें आपको कि देहरादून के बल्लभपुर चौक पर स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान के तहत एक खास पहल देखने को मिली है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सफाई करके लोगों को जागरूक किया है। नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में सीएम ने साफ संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। इस दौरान शहर भर में सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐसे अभियानों को नियमित रूप से जारी रखने पर जोर दिया। और इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। बैसाखी स्नान पर हरिद्वार में उमड़ा जन सैलाब। बड़ी जानकारी बता दें आपको, आस्था का सैलाब हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और बैसाखी पर्व पर हरिद्वार में आस्था का अद्भुत संगम नजर आया है। देश के कोने कोने से यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता नजर आ रहा है। घाटों पर हर हर गंगे, जय मां गंगा के उद्घोष नजर आए हैं, सुनाई दिए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। बैसाखी स्नान पर हरिद्वार में जन सैलाब नजर आया है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी गई है और बैसाखी पर्व पर हरिद्वार में आस्था का ये अनूठा अद्भुत संगम देश के कोने कोने से आ रहे हैं, जहां पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से यहां पर लोग पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान हर हर गंगे के जयकारे गूंजे। घाटों पर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको आस्था नजर आएगी, सद्भावना नजर आएगी और बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़। अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत दिनों से मेरी मन थी कि यहाँ पे आना है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आने के लिए हमने कल से ही हम निकले यहाँ पे आने के लिए, बहुत दूर से आए हम, इसलिए तो फिर और सब बहुत बढ़िया। यहाँ पे आइए और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सूरज देवता निकल गए, अब देख के तो अच्छा ही लग रहा है नहा के। काफी महत्वपूर्ण स्नान है। आज एकादशी भी है, काफी मान्यता है, सुनते आए हैं। गंगा में स्नान किया, अच्छा लगा। किस तरह का वातावरण है, कैसा माहौल है? काफी धार्मिक माहौल है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ के। और कौन आया साथ में? मेरी फ्रेंड्स वगैरह आए हैं, हम पूरा ग्रुप आया हुआ है। स्नान हो रहा है, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में स्नान को लेकर? भीड़ बहुत ज्यादा है, सुबह से ही नहा रहे हैं। ठंड है पर फिर भी नहा रहे हैं सब। और हरिद्वार के टिबड़ी क्षेत्र में कांग्रेस को उस समय बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली जब लगभग 200 से अधिक युवाओं ने पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने सभी युवाओं को पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल कराया और कहा कि देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने दावा किया कि लगातार युवाओं का कांग्रेस से जुड़ना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में पार्टी जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत होगी। श्रद्धांजलि देते हैं। मैं उन्हें उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और करीब 200 से अधिक लोग आज यहां पर पार्टी में शामिल हुए। मैं कांग्रेस जनों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नए जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनका लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें और कांग्रेस को मजबूत करें। और वहीं देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम उस वक्त विवादों में आ गया जब हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। छात्र प्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर कोतवाली डलनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से छात्र छात्राओं और आम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिलहाल मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। कल डीएवी छात्र संघ का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था। इस वार्षिक समारोह में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका कि वीडियो वायरल हुआ। थाना डालानाला पुलिस के द्वारा वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए इसमें सुमोटो जांच प्रारंभ की गई। आज जांच उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई थाना डालानाला पुलिस द्वारा की गई है, जिसके तहत मासूम शर्मा के विरुद्ध एफआईआर नंबर 63/2034 अंतर्गत धारा 296, 353, 352 और 79 BNS के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी गई है
और जल्दी ही मासूम शर्मा के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चारधाम यात्रा की शुरुआत इस बार 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर होगी, जब यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी बीच बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह पटोला ने तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की है और सवाल सुनिए क्या कुछ कहा। 19 तारीख से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं बद्रीनाथ यात्रा शुरुआत से पहले हमारे साथ बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला मौजूद हैं। कई विभिन्न विषयों के साथ ये आज कांग्रेस में मौजूद हैं और आइए बात करते हैं किन किन विषयों को ये उठा रहे। सर, सबसे पहली बात, आप किन किन विषयों को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपकी सरकार से मांग है? देखिए, जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत जो काम किए जाने, जो पीएमओ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और पीएमओ की निगरानी में वो काम हो रहे हैं, लेकिन वो काम 3 साल के बाद भी 60% काम भी 40% काम भी नहीं हुआ। जो जिस नारायण जिस वैकुंठ धाम की वजह से ये मास्टर प्लान शुरू किया जा रहा है, उसके चारों ओर खंडर बनाया गया, वो काम शुरू नहीं हुआ। उसकी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, लोगों के मकानें तोड़ दी, दुकानें तोड़ दी, लोगों के होटल तोड़ दिए, लोगों को खाली करवाया गया, उसके बाद उसका कुछ भी काम नहीं हो रहा। जो हमारा मंदिर जाने का जो हमारा देव पथ है, उस पथ पे आप देखोगे पूरा का पूरा उखाड़ के छोड़ा गया, लोगों को जाने की व्यवस्था नहीं। आपने अलकनंदा का मुहाना बिल्कुल ब्रह्म कपाल के लिए और तप्त कुंड के लिए खोल दिया। नीचे नदी में आपने पूरा का नदी का स्पान 3 मीटर कम कर दिया, नरसिंह जो बहाव था वो खत्म कर दिया उसका। उसके अलावा आपने वहां पे नदी में जो जगह वहां अपने कंस्ट्रक्शन कारों के लिए सड़क बना दी और जो नदी का बहाव ब्रह्म कपाल पे खतरा आ गया, तब तो कुंड पे खतरा, श्री धाम नारायण धाम वैकुंठ धाम पे खुद उसके उनके मंदिर के कोई खतरा हो गया। तो ये परिस्थितियां बनाई जा रही। आपने जहां से हमारी देव डोली आती है, उस देव डोली के रास्ते में आपने ऊपर से सिविल लाइन जा रही और सिविल लाइन के नीचे से देव डोली कैसे, कुबेर की डोली कैसे आएगी? ये बहुत यक्ष प्रश्न है। सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए था। आज तक काम पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो नहीं किए जा रहे। सर, दूसरी बात, मेरा प्रश्न ये है कि बद्रीनाथ धाम जाने में आपने कहा कि रास्ते में बहुत चेकिंग की जा रही है, सघन चेकिंग, तो क्या चेकिंग तो होना सही है, कहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैंने चेकिंग के लिए मना नहीं किया। मैंने 2 चीजें कही। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जब आप कहते 12 महीने शीतकालीन ग्रीष्मकालीन यात्रा की बात करते या 6 महीने की यात्रा होती, तो उस ऑनलाइन पोर्टल को आप 12 महीने क्यों नहीं खोलते? तो उसको खुला छोड़ने में आप यात्रा से 15-20 दिन पहले क्यों खोलते उसको और उसके बाद बीच में बंद कर देते उसको? क्या मनसा आपकी? आप ऑनलाइन के साथ आप बताओ, ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, आपकी यात्रा का मानव 30 तारीख तय है और उस दिन बर्फ गिर गई, सड़क टूट गई, तो आपके परिवार यात्रा करेगा नहीं करेगा? रुकेगा नहीं? आप उसको 1 दिन का टाइम दे रहे, 2 दिन का टाइम दे रहे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात है, आप ऋषिकेश से लेकर बद्रीनारायण तक जाने में आप 7 जगह चेकिंग कर रहे हैं। क्या मतलब है 7 जगह चेकिंग करने का? आप ये बताओ ना। आप जो हमारे टैक्सी ड्राइवर होते हैं, उनको आप जो कार्ड देते हैं, उनकी परमिशन देते हैं, वो 6 दिन का दे रहे, 5 दिन का दे रहे, उनको 6 महीने का क्यों नहीं दे रहे? 6 दिन के कार्ड में अगर वो बाहर नहीं जाए, उसको पेनल्टी ठोक ले। भाई 6 दिन में अगर यात्रा कहीं यात्री ऊपर चले गया, रास्ता टूट गया और 5 दिन के लिए यात्रा बाधित हो गई, तो उसका तो रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड, ग्रीन कार्ड मिला, उसकी तो टाइम पीरियड वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये चीजें तो समझनी, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें। हम कह रहे हैं कि आप देखिए, लेकिन चेकिंग 1-2 जगह कराए, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, जो ग्रीन कार्ड मिलता है उसको शुरू किया जाए। उसके अलावा जो वहां पे हमारे जो पंच धाराएं हैं, तमाम जो हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक और नर्सिंग जो चीजें हैं, उनकी रख रखाव की आपको व्यवस्था करनी चाहिए, जो नहीं की जा रही। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार मीटिंग में वहाँ के आपको शामिल नहीं करते, यानी लोकल विधायक को शामिल नहीं करते। कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसमें आपको शामिल नहीं किया गया? आप क्या चाह रहे थे सरकार से कहना? आप तो पत्रकार है। चारधाम यात्रा को लेकर सचिवालय से लेकर तमाम जगह मीटिंगें होती है। आप ये बताओ, उसमें स्थानीय विधायक को बुलाया जाता नहीं बुलाया जाता? क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्या दिक्कत है सरकार को?
स्थानीय प्रतिनिधियों को क्यों नहीं, वो जो वहाँ की जो समस्या है उसको रेखांकित कौन करेगा, कौन बताए, उसके निदान कौन करेगा? क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप चीजों को सुधारना नहीं चाहते। हमारे साथ हैं बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी 4 धाम जो यात्रा आ रही है इसको सफल बनाने के लिए प्रयासरत किया जा रहा है, लेकिन भाजपा जो है मीटिंग जो भी होती है उसमें लोकल विधायक को नहीं बुलाती है, तो कुछ समस्याएं जो लोकल स्तर पर रह जाती है उसका निजात नहीं हो पाता है। कैमरा पर्सन अनु भट्ट के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और वहीं बैसाखी स्नान एवं सद्भावना सम्मेलन को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 12 अप्रैल 2026 को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस व प्रशासनिक बल को ब्रीफ किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया, जहां सीसीटीवी की निगरानी में लगातार देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीडीएस, स्वान दल, जल पुलिस और घुड़सवार पुलिस को तैनात किया गया है। प्रमुख घाटों और मंदिरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जबकि भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग व चेकिंग अभियान लागू है। देखिए, बैसाखी पर्व का स्नान है और नॉर्थ इंडिया से विशेषकर और पूरे देश से ही श्रद्धालु आते हैं हमारे यहाँ स्नान करने के लिए। इसके अतिरिक्त 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उस संबंध में बहुत सारी शोभा यात्राएं हमारे जनपद में रहती हैं और 4 धाम यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। 19 को श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और हम लोग एक तरीके से गेटवे है गढ़वाल का हरिद्वार जनपद। तो इस संबंध में ये ब्रीफिंग थी और सारी फोर्सेस को, सारे रैंक्स को सेंसिटाइज किया गया, बताया गया, ड्यूटी लगा दी गई है और हरिद्वार पुलिस जो है पूरी तरह गियर अप है स्नान के लिए और जो भी पर्व आ रहे हैं उनको अच्छे से यात्रियों को और सबको फैसिलिटेट करने के लिए। कितने जोनों से? और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पूर्व मुस्लिम यात्रा के पहुंचने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गंगा सभा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग मुस्लिम नाम और टोपी पहनकर ब्रह्मा कुंड तक पहुंचे, जिससे धार्मिक मर्यादा प्रभावित होने की बात कही गई है। संस्था ने इसे गंभीर मामला बताते हुए आपत्ति जताई है और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक संत पर भी सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी हर की पैड़ी पर प्रवेश और धार्मिक मर्यादा को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, जिससे ये मामला फिर से चर्चा में आ गया है। गंगा सभा ने इस बात को कहा कि ये अच्छी बात है, कोई आता है हमारे घर वापसी करता है तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे हम और वो आए गंगा पूजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से जब हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों ने देखा कि वो लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आए और उन्होंने मुस्लिमों के प्रतीक चिन्ह, टोपी वगैरह सब लगा रखी थी, जिससे कि स्पष्ट हो रहा था कि वह निश्चित रूप से हमें अपमानित करने के लिए वहां पर आए हैं। जिस क्षेत्र के अंदर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध, वह उस क्षेत्र के अंदर टोपी लगा करके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका ध्येय हमें अपमानित करने का था, हमारी मान मर्यादा को, हमारे तीर्थ की मर्यादा को भंग करने का था। निर्णय लेने जा रही है। देखिए, एक भगवा वेश में वो काल नेमी जो लगातार विभिन्न प्रकार के गलत कृत्यों में शामिल है, उसने एक प्रोपेगेंडा रचा, प्रशासन को भ्रमित करा, गंगा सभा को भ्रमित करा, तमाम हिंदू धर्मावलंबियों को भ्रमित करते हुए ये कहा कि गैर हिंदू व्यक्तियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद वो गंगा पर आचमन करने आ रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने टोपी लगा रखी थी और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो तब भी उन्होंने अपना नाम, वही मुस्लिम जो नाम उनका था वही था। यह एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। ऐसे कालनेमियों के खिलाफ संत समाज को बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और उस प्रशासन को भी संज्ञान लेकर, हम तो उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे, लेकिन प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।